हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटर। आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रूली इमॉर्टल नाम का, विच इज़ माई पर्सनल फेव एंड हैज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लॉट्स। सो अगर आपका कोई सजेशन है मांगा या फिर मानवा को लेके, तो प्लीज़ वी आर ओपन फॉर इट। आप हमें सजेस्ट करें, हम उसको रिव्यू करेंगे और आपको अपना बेस्ट आउटकम निकाल के देंगे। सो चलिए शुरू करते हैं पहले इसके साथ। सो हियर इज़ द फर्स्ट एपिसोड। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखता है जो सो रहा होता है एंड अलार्म बजने की वजह से वो उठ जाता है। पर जैसे ही वो उठता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जैसे ही अपने सीलिंग को देखता है ही कैन सी कि वहाँ पे वो पूरा का पूरा सीलिंग में कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है। एंड वो ये कहता है कि किसने ये मेरी सीलिंग में लिख दिया है, पर रुको, ये तो गायब हो रहा है। शायद ये हो रहा है क्योंकि मैं आधी नींद में हूँ, एक सपने में हूँ, या फिर कोई हेलुसिनेशन की वजह से। एंड वो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है एंड ये सोचता है कि वर्ड्स कुछ ज़्यादा ही क्लियर और रियल थे जो उसने देखा है। उसके बाद वो थोड़ा इधर उधर देखता है, वो उतरता है, फिर वो ये कहता है कि ये कमरा तो उसका बेडरूम है ही नहीं। और फिर वो टहलने लगता है थोड़ा इधर देखते हुए एंड वो ये बोलता है कि इस दुनिया में ये कौन सी जगह है। तो उसके बाद वो रिकॉल कर रहा होता है कि वो कहाँ चला गया जो इंस्टेंट कप नूडल्स मैंने खाए थे कल और मैंने बेड साइड टेबल पे रखे थे लास्ट नाइट को, और जो मैंने 2 टिश्यूज़ फेंके थे फ्लोर पे, वो भी नहीं है। इस दुनिया में ये चल क्या रहा है। जो लड़का होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखा होता है एंड उसी दौरान उसको बहुत सारे फ्लैशबैक्स मिल रहे होते हैं अबाउट 2 पर्सनैलिटीज़, यानी कि 2 लोग अलग अलग जगह पे, जहाँ पे हमें दिखता है कि एक जो इंसान है वो ग्रो कर रहा होता है अलग तरीके से एंड दूसरा इंसान ग्रो कर रहा होता है अलग तरीके से। एंड हमें एक पैनल दिया जाता है जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि वो दोनों ऑर्फन्स थे, सेम एज सेम अपीयरेंस, बट उनके लाइफ का जो पाथ था वो पूरे तरीके से अलग था। उसकी जो एक पर्सनैलिटी जो वो खुद था, वो ये बोल रहा होता है कि मैंने अच्छा असिस्टेंस रिसीव किया अच्छे लोगों से, अच्छे इंडिविजुअल से, और मैं एक बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी में गया। पर वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो ड्रॉप आउट निकला हाई स्कूल से और उसने एक सेल्स पर्सन के जगह पे काम करना शुरू कर दिया एक रियल इस्टेट में, और वो एकदम आम जिंदगी जीने लगा। उसके बाद ये सोच रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं क्रॉसओवर हो चुका हूँ किसी और पैरेलल वर्ल्ड में, जहाँ पे मैं किसी और के बॉडी में हूँ। एंड इवन इफ अगर मैं क्रॉसओवर हो चुका हूँ, तो वो खून से लिखे हुए कैरेक्टर्स का क्या मसला है। इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था उसकी मेमोरी में अभी तक इतना स्ट्रेंज कुछ भी नहीं हुआ है। एंड अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है, बट उसी दौरान उसको एक आवाज़ आती है जो बोलता है कि हनी, ये टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। वहाँ पे एक बहुत सुंदर सी लड़की रहती है जो उसका इंतज़ार कर रही होती है, उसे हनी हनी बुलाती है। एंड जो हमारा कैरेक्टर है वो ये सोच रहा होता है कि क्या मैं ऑलरेडी इस पैरेलल वर्ल्ड में इतनी जल्दी शादी कर चुका हूँ। एंड तभी जो लड़की होती है, जो प्यारी सी लड़की होती है, वो बोलती है कि हनी, तुम उठ गए, ये टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। एंड तभी जो हमारा कैरेक्टर है वो ये सोच रहा होता है कि टाइम ट्रेवल उतना भी ख़राब नहीं है, बिना टाइम ट्रेवल के मैं इतनी सुंदर और काइंड वाइफ नहीं ढूंढ पाता मेरी पूरी ज़िंदगी। एंड तभी जो लड़की होती है वो फिर से रिपीट करती है, हनी तुम उठ चुके हो, ये टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। एंड तभी जो हमारा कैरेक्टर होता है, यानी कि जो लड़का होता है, वो बोलता है कि मुझे इसे क्या बुलाना चाहिए, वाइफ, लेडी, या फिर स्वीट हार्ट। इसे पता ही नहीं रहता है। और क्या ये मुझे इसे एक अच्छी बेटी बुलाना चाहिए, या फिर मुझे इसका बस नाम बुला लेना चाहिए। उसके बाद जो हमारा कैरेक्टर होता है वो उस ओरिजिनल बॉडी के जो ओनर है उसके मेमोरीज को रिकॉल करने लगता है। वो ढूंढने लगता है कि वाइफ वाइफ कौन है, बट वो जैसे ही रिकॉल करता है उसका बॉडी फुल्ली स्ट्राइक करता है कि वाइफ का नाम अवेलेबल नहीं है, रिलेशनशिप हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, स्पेशल स्किल या फिर हॉबी नहीं है, प्रीफर्ड पोजेस नहीं है, कुछ भी नहीं रहता। और इनफैक्ट उसके मेमोरी में इस इंसान का कोई भी मेमोरी नहीं रहता है। और फिर वो उस लड़की की तरफ देखता है और सोचता है कि ये सो कॉल्ड जो वाइफ है। और वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है, हम देख सकते हैं जो लड़की है उसका अपीयरेंस धीरे धीरे बदलने लगता है, उसकी आंखें बहुत अजीब हो जाती है। एंड जो हमारा कैरेक्टर होता है वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। एंड जो लड़की होती है वो उसको पूछती है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। एंड उसका पूरा का पूरा चेहरा चेंज हो रखा होता है, कतई डेमन बन चुकी है वो। एंड हमारा जो मेन कैरेक्टर है, यानी कि हमारा जो लड़का है, वो ये पूरा पसीना पसीना हो रखा होता है और वो बोलता है कि सॉरी मैं बहुत कंफ्यूज हो रखा हूँ, मेरा माइंड पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका है, मैं फिर से सोचना चाहता हूँ। एंड वही जो लड़की होती है वो पूरी तरीके से एक डेमनिक ट्रांसफॉर्मेशन ले रखी होती है और वो पूछती है कि तुम मुझे देख सकते हो। पूछती भी नहीं, वो इन सेंस बोलती है कि तुम मुझे देख सकते हो। एंड वो उस लड़के को बिना कुछ सोचे समझे खा जाती है, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को खा जाती है। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखता है कि हमारा मेन कैरेक्टर चौंक के उठता है अपनी नींद से एंड वो सेम उसी कमरे में होता है जिसमें वो स्टार्टिंग में था। एंड वो कहता है कि हे भगवान,
ये क्या चल रहा है? मैं मरा नहीं हूँ, है ना? क्या फिर ये एक सपना था? पर ये वर्ड्स अभी भी मेरे सीलिंग में हैं एंड फिर से डिसअपीयर हो रहे हैं। मतलब ये सपना तो नहीं है। क्या ये डिसअपीयरिंग मैसेजेस एक हिंट है एंड मुझे एक बेवकूफ़ की तरह प्ले करने को बोल रहा है? नहीं, इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था वो अंधा नहीं था एंड वो बस एक ऑर्डिनरी इंसान था। उसके मेमोरीज़ में उसने कभी भी अपनी वाइफ को नहीं देखा है और वो हमेशा ही अकेले रहा है। उसने कभी भी कोई अनयूजुअल एक्टिविटी देखी और ना ही कभी सुनी थी। उसकी मेमोरीज़ में मैंने अपने वाइफ को नहीं देखा है। इसका ये मतलब है कि मैं अपने वाइफ को ये पता लगने नहीं दे सकता कि मैं उसे देख सकता हूँ। उसे वाइफ कहना भी एक सवाल के बाहर है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो उसकी वाइफ होती है वो फिर से वापस से उस कमरे में आती है हनी बोलते हुए एंड वो उससे पूछती है कि क्या तुम उठ चुके हो, ये टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। एंड जो हमारा कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ रहता है और वो ये सोच रहा होता है कि जैसा हमारे पिछले ओनर ने किया था इस बॉडी के, कि वो इग्नोर कर रहा था इस इंसान को, वैसे ही मैं भी करूँगा और तभी शायद मैं एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊँगा बिना मरे हुए। एंड हमारा कैरेक्टर ऐसे ही बैठा रहता है। तभी वो जो उसकी वाइफ होती है वो उसके और क्लोज जाती है और उसे पूछती है, हनी क्या तुम उठ चुके हो? और उसी दौरान हमारा कैरेक्टर ये सोच रहा होता है कि मैं मूव नहीं कर सकता, मैं उसकी तरफ देख नहीं सकता, वरना मैं इंस्टेंटली मारा जाऊंगा। उसके बाद जो वाइफ होती है उसका सर घूम जाता है और वो डायरेक्टली हमारे कैरेक्टर की आंखों में देख रही होती है। हमारा कैरेक्टर ये सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और क्या ये ऐसे अनकन्वेंशनल रूल से खेल रही है मेरे साथ। एंड तभी जो उसकी वाइफ होती है वो अपने टंग से उसको टच करती है उसके चीक्स पे एंड वो ये बोलती है कि तुम मुझे देख सकते हो। एंड उसी दौरान हमारा कैरेक्टर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है एंड वैसे ही जैसे वो नर्वस होता है वो जो कैरेक्टर है यानी कि वो जो वाइफ है वो उसे मार देती है। फिर जैसा पिछले बार हुआ था फिर से एक स्नैप होता है एंड हमारा कैरेक्टर सेम उसी कमरे में उसी बेड पे वापस से उठता है। उठने के बाद हमारा जो कैरेक्टर है वो उस लड़की को गाली दे रहा होता है कि कैसी नीच इंसान है वो। एंड हमारा जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखा होता है एंड वो ये सोचता है कि इस दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। क्या मेरा मरना एक रीसेट की तरह है या फिर एक एंडलेस लूप? क्या मैं जितनी बार भी मरूंगा उतनी बार फिर से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाऊंगा जैसा किसी गेम में होता है सेव पॉइंट्स के दौरान? जस्ट अभी मैं अपना सर नीचे करके था और मैं उसकी तरफ देख नहीं रहा था और दूसरी तरफ वो खुद से मेरे पास आई थी इंडिकेटिंग कि वो कंफर्म करना चाहती थी कि मैं उसको देख सकता हूँ या फिर नहीं। और उसके बाद ही जब वो कंफर्म हो जाती है कि मैं उसे देख सकता हूँ तभी वो कोई भी एक्शन लेती है। उसके बाद जो हमारा कैरेक्टर होता है वो फ़ोन उठा के अपने फ़ोन में देखने लगता है। तभी जो वो लेडी होती है यानी कि उसकी वाइफ वो फिर से आती है हनी बोलते हुए कि हनी क्या तुम उठ चुके हो, ये टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। उसके बाद वो उसके क्लोज जाती है और फिर से बोलती है, हनी क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे याद है कि तुम्हें नियर साइटेडनेस नहीं है यानी कि तुम पास का नहीं देख सकते, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। तो फिर तुम मेरे फ़ोन को इतने पास ला के क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझे देख सकते हो? और तभी जो हमारा कैरेक्टर है वो ये सोच रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है अनयूजुअल मूव्स करना अभी फ़िलहाल के लिए, तो मुझे अपने धैर्य से सोचना पड़ेगा और यही अच्छा रहेगा कि मैं कोई भी चीज़ को लेकर रिएक्ट ना करूँ। और तभी जो हमारा कैरेक्टर होता है वो उस फ़ोन में कैमरा गलती से खोल देता है एंड वो जैसे ही कैमरा खोलता है वो बहुत चौंक जाता है क्योंकि कैमरा के आगे ही वो लेडी रहती है। तो बोलती है, हनी क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? एंड जो हमारा कैरेक्टर होता है वो चौंक जाता है और पीछे हट जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी जो लेडी होती है वो उसके पास आती है और बोलती है कि तुम मुझे देख सकते हो। एंड उसका डेमोनिक रूप आ चुका रहता है और फिर वो बोलती है कि तुम मुझे देख सकते हो लेकिन गुस्से में। तभी हमारा कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। वो उसे पंच करता है पर जो डेमन होती है वो उसे डॉच कर लेती है, सीधा सीधा उसके हाथ में बाइट कर लेती है और पूरा का पूरा हाथ भी उठा लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो डेमन उसका हाथ को लेकर खा रही होती है एंड हमारा कैरेक्टर उस सिर पे पड़ा हुआ रहता है बिना एक हाथ के, स्माइल करते हुए, और वो ये बोलता है इस बार मैं खाया नहीं गया। तो फिर अगले बार के वैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और अगले एपिसोड में क्या होगा वो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि दूसरा एपिसोड बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर फर्दर अपडेट्स एंड कमेंट में हमें बताते रहिए कि हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या चेंजेस नहीं करने चाहिए एंड एवरीथिंग पॉसिबल। थैंक यू। तो चैप्टर की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे पैनल्स दिख रहे होते हैं जिसमें उसकी वाइफ उसे बार बार ब्रेकफास्ट करने के लिए और हनी हनी बुला रही होती।
और हमारा कैरेक्टर इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा होता है, जिसकी वजह से वो बाथरूम में जाके छुपा रहता है। बट उसकी वाइफ टॉयलेट से भी बाहर आके उसे बोलती है, हनी क्या तुम मुझे देख सकते हो। लेकिन उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो ये सोच रहा होता है कि मेरे 6 रिवाइवल पे भी मैं अपनी वाइफ के अपीयरेंस और मेरे वाइफ के सडनली क्लोज आने की वजह से डर जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं मारा जाता हूँ। यानी कि मेरे एक्टिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा वाहियात है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो ये बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, बट उसके पीछे उसकी वाइफ खड़ी रहती है और वो उसे ये बोलती है कि तुम मुझे देख सकते हो, एंड फिर से उसे मार देती। 8वें बार जब मैं एस्केप करने के लिए ट्राई कर, बट फिर भी मैं एस्केप नहीं कर पाया। और चीज़ मैं एस्केप नहीं कर सकता, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे एंजॉय ही करना चाहिए। तभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर और उसकी वाइफ दोनों बेड में रहता है और उसकी वाइफ उसे पूछती है, हनी ये टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है कि ही मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, तुमने सही कहा, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, इसीलिए आगे बढ़ो और मुझे खा लो। 13 बार लगातार मरने के बाद मैं डेस्परेटली मौत को बुलावा दे रहा था। कुछ लोग जिंदा रहते, कुछ लोग ऑलरेडी मरे हुए रहते और कुछ लोग इनक्रेडिबली क्लियर माइंडेड रहते हैं, पर कुछ लोग पागल होते। और इसी तरह मेरा जो डेथ का सीरीज था वो कंटिन्यू होता गया। 14 बार, 15 बार, 16 बार। और जब जब बार मैं मर रहा था सक्सेसफुली, जो ओरिजिनल ओनर था उसके मेमोरीज मुझे आने लगे थे और मैं इस वर्ल्ड के बारे में चीज़ें समझने लगा था कि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से कितना ज़्यादा अलग है और मैं जो पिछली दुनिया में रहता था वो इससे कितना ज़्यादा ही डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ये जो दुनिया है वो नोटिसेबली भरी पड़ी है एक बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ बिजार स्टोरीज और स्ट्रेंज इवेंट्स की वजह से। जब मैं 8वीं बार फिर से उठा तो मैं ये सोचने लगा कि मैं बार बार मर क्यों रहा और ये चीज़ें बार बार रीसेट क्यों हो रही। वो कौन है जो सीलिंग में ब्लड से टेक्स्ट लिख के जाता है एंड जब भी मैं उन्हें देखता हूँ वो गायब क्यों हो जाते हैं। यह टेक्स्ट आखिर है क्या? क्या सारे अर्बन लेजेंड्स इन्हीं की वजह से होते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ भी उन्हीं में से एक, यानी कि इसका ये मतलब है कि वो एक चालबाज है। फिर मन ही मन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रखा होता है और वो ये सोचता है कि उसे मरना होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं डेफिनेटली उसे मार के रहूँ। उसके बाद वापस से उसकी वाइफ अंदर आती है और सेम चीज़ बोलती है, हनी क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है? हमारा कैरेक्टर उस टाइम पे इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो रखा होता है और फिर वो हंसता है और हंसने के बाद ये सोचता है कि हमेशा मुझे उठाने के लिए आती है बट कभी भी कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं करती। तभी जो उसकी वाइफ होती है वो ये बोलती है, क्या तुम पहले खाना खाना चाहोगे या फिर मुझे, हनी? और उसके बाद उससे वो वही सवाल पूछती है, हनी क्या तुम मुझे देख सकते हो? एंड हमारा जो कैरेक्टर होता है वो उसके बहुत क्लोज जाता है एंड उसके आर पार निकल जाए, ऐसे वो लड़की वहाँ पे थी ही नहीं। एंड हमारा जो कैरेक्टर है वो ये सोचता है कि ये जो मेरी वाइफ है वो तभी एक्ट कर सकती है जब वो श्योर हो कि मैं उसे देख सकता हूँ। एंड उसके बाद सीन कट होता है एंड अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा कैरेक्टर खाना बना रहा होता है और उसकी वाइफ वहीं पे खड़ा होकर ये बोल रही होती है कि हनी मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना के रखा है, क्या तुम वो खाना नहीं चाहोगे? एंड यहाँ पे हमारा कैरेक्टर काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्यूज स्टेट में रहता है और वो ये सोच रहा होता है कि जितनी ज़्यादा सुंदर एक लड़की होगी उतना ही ज़्यादा वो किसी भी इंसान को छलावे में डाल पाएगी। ये जो मेरी वाइफ है वो मुझे हमेशा हैव ब्रेकफास्ट करके खाना खाने के लिए बुलाती है, ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है, बट इन रियलिटी वो कोई भी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर ही करके नहीं रखती। अगर मैं ऐसे ही प्रिटेंड करते रहा तो क्या मैं बाहर जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ अपने वाइफ के बारे में और इस दुनिया के कुछ राज के बारे में क्या मैं सर्च कर सकता कि ये दुनिया आखिर में इतनी अजीब है क्यों? एंड उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो तो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है एंड उसकी जो वाइफ है उसका चेहरा उस फ्लोर पे आ रखा होता है और वो उससे कहती है, हनी तुम वो ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे हो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है? क्या मेरा खाना इतना ज़्यादा वाहियात होता है? एंड हमारा जो कैरेक्टर है वो खाना वाना खाता है और वहाँ से उठ के जाने लगता है और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है हमें दिखता है कि जो दरवाजे का हैंडल है वहाँ पे भी उसके वाइफ का आंखें बनी हुई होती है और वो ये बोलती है कि हनी क्या तुम प्लीज़ बाहर नहीं जा सकते, मुझे तुम्हारे साथ घर पे टाइम स्पेंड करना है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है वो अपने घर से बाहर निकलता है और वो ये सोच रहा होता है कि मैं इस जगह को छोड़ने के बाद ही यहाँ के बारे में जान पाऊँगा और मैं रिवेंज ले पाऊँगा कि कोई भी मुझे 18 बार मारने के बाद बच के नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। मुझे रिवेंज चाहिए, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा इस स्ट्रेंजनेस को एलिमिनेट करने के लिए और फिर मैं वापस आऊँगा और अपनी वाइफ को मार डालूँगा। फिर जैसे ही वो मेन डोर का दरवाज़ा खोलता है वो ये देखता है कि ये जो वर्ल्ड है वो किसी हेल से कम नहीं है, ये पूरा का पूरा
नर्क है। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखता है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो अपने कमरे से बाहर रखा होता है और ये जो दुनिया है जो वो देख रहा होता है वो पूरा का पूरा एक हेल जैसा होता है। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स एंड डीमंस घूम रहे होते हैं, वो भी खुले वर्ल्ड में। ये देखने के बाद हमारा जो कैरेक्टर है वो बहुत ही पागलों की तरह हंसने लगता है एंड हंसते हंसते वो ये बोलता है कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड ये बोलने के साथ ही उसको उल्टी आने लगती है। वो जैसे ही उल्टी कर रहा होता है उसके पास एक प्यारी सी बच्ची आती है जो उसे बोलती है, अंकल क्या आप ठीक है? उसके बाद हमारा जो कैरेक्टर होता है वो उसकी तरफ देखता है और तभी वो जो बच्ची होती है वो उससे बोलती है, अंकल क्या आप बीमार हैं? एंड हमारा कैरेक्टर उसके सर पे सहलाता है और उसे बोलता है कि मैं ठीक हूँ और तुम्हें मुझे अंकल नहीं एक बड़ा भाई बुलाना चाहिए। और वो ये मन ही मन सोच रहा होता है कि ये छोटी सी बच्ची कितनी ज़्यादा क्यूट है, ये कितना अच्छा होता कि मेरी भी ऐसी एक एडोरेबल डॉटर होती। एंड तभी हम देख सकते हैं जैसे ही हमारा कैरेक्टर उसको सहलाने लगता है उसके सर पे, वो जो बच्ची होती है वो पूरे के तरीके से एक डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन लेने लगती है और वो उससे वही सेम सवाल पूछती है जैसे उसकी वाइफ पूछा करती थी, क्या तुम मुझे देख सकते हो? एंड हमारा जो कैरेक्टर रहता है वो पूरा का पूरा एक ब्लैंक आउट स्टेट में चला जाता है। एंड वो जो बच्ची होती है वो पूरे एक कंप्लीट डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन में लेके उसे बोलती है कि तुम, हाँ तुम मुझे देख सकते हो। हमारा कैरेक्टर उसे देख के हंसने लगता है और वो ये बोलता है कि इंटरेस्टिंग, ये कितना ज़्यादा ही फैसिनेटिंग है, पर मुझे अगर कंपेयर किया जाए मेरे पुराने सेल्फ से तो मुझे ये वाला सेल्फ ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम यानी कि बर्डन फील नहीं होगा अगर फ्यूचर में तुम्हें मैं इसी तरीके से मार डालूंगा तो। उसके बाद हमारा जो कैरेक्टर रहता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ पॉइंट करता है और वो ये बोलता है कि तुम्हारे जैसे दिखने वाले इतने सारे जो मॉन्स्टर्स हैं मुझे उनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से अगर मैं उन्हें मार डालूंगा तो। ये कितना एक्साइटिंग है, तुम सबको मरना होगा। और वो जैसे ही वो बोलता है वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और वो फिर से मारा जाता है। उसके बाद वापस से वो उसी सेम जगह पे इनकारनेट होता है जहाँ पे वो पहले हमेशा हुआ करता है, उसके बेडरूम पे। और हम देख सकते हैं कि उसकी आंखें खुलती हैं, उसकी जो वाइफ होती है वो वहीं पे रहती है और वो ये बोलती है, हनी ये उठने का टाइम हो चुका है। और हमारा जो कैरेक्टर है वो ये सोच रहा होता है कि एक दिन में 20 बार ब्रेकफास्ट करना तुम्हें सच में बहुत ही एक अजीब फीलिंग दे सकता है और तुम्हारा पेट फुल हो जाता है। एंड तभी उसके बाद सीन कट होता है। हमारा जो कैरेक्टर है वो बाहर में बैठा रहता है, एक पार्क में कह सकते हैं, तो वहाँ पे वो बैठ के कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। तभी वो बच्ची फिर से आती है, उसे बोलती है कि अंकल मैं अपने मॉम को ढूंढ नहीं पा रही हूँ, क्या तुम मुझे घर ले जा सकते हो? एंड हमारा कैरेक्टर हमें पे ये सोच रहा होता है कि मैंने पूरा आधा दिन ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी और मुझे ये पता चला कि ये जो दुनिया है वो बस भरी पड़ी है इन्हीं सब चीज़ों से और इन्हीं सब मॉन्स्टर्स एंड डीमंस के। एक टाइप के मॉन्स्टर्स वो हैं जो बहुत अजीब दिखते हैं और वो रैशनैलिटी लैक करते हैं, पर फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और वो हवा की तरह होते हैं, कुछ भी चीज़ें इफेक्ट नहीं करते हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो अलग टाइप का डीमन है वो क्या करते हैं, वो इंसानों की तरह ही दिखते हैं और वो प्रिटेंड करते हैं कि वो हमारे दोस्त, फैमिली मेम्बर्स या फिर ऐसे का रूप लेके हमारे साथ कन्वर्सेशन इंगेज करें। और जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि हमने उन्हें रेस्पॉन्ड किया है वो ऐसे ही अपना डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा के हमें मार देते हैं। जैसे कि मेरी वाइफ, इवन दो ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं वो ये सब चीज़ें नोटिस नहीं करते हैं और उनकी प्रेजेंस फील नहीं होती, पर फिर भी ये जो डेमन्स होते हैं वो रोल प्लेइंग में आ जाते हैं किसी के साथ भी। और हमारा कैरेक्टर यही चीज़ें सोचते सोचते ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब जो डेमन्स एंड मॉन्स्टर्स है वो सब ये सब करते क्यों हैं। तभी उसका दिमाग स्ट्राइक करता है एंड उसे ये समझ में आता है कि ये जो मॉन्स्टर्स एंड डेमन्स है ये अटैम्प्ट कर रहे हैं ब्लेंड होने के लिए हमारे ही ह्यूमन लाइफ में। एंड उसके बाद जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। सो आपको अगर जानना है कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या हुआ तो कमेंट करिए नेक्स्ट एपिसोड एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हम ट्राई करेंगे कि हम जितना जल्दी हो सके एक नया चैप्टर जल्दी से जल्दी लेके आ पाए। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 5 ऑफ ट्रूली इमॉर्टल। तो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत पे हमें ये दिखता है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो बाईसाइकिल में होता है और वो उस टाइम पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में 3 युआन का पेमेंट कर रहा होता है थ्रू द ऐप वीचैट। और तभी वो मनी मन ये सोच रहा होता है कि ये जो 3 डिजिट फैमिली फॉर्च्यून है ये इनफ नहीं होने वाला है मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, ताकि मैं इस दुनिया को एक्सप्लोर कर सकूँ और इसके ट्रू नेचर के बारे में जान सकूँ। उसके बाद उसके फ़ोन में एक टेक्स्ट आ रखा होता है जो कि होता है वर्क ग्रुप से, जो भेजा होता है मैनेजर वू रहाई ने किसी एक इंसान को टैग करके, यूजी नाम का। उस टेक्स्ट में ये होता है कि ऑलरेडी आफ्टरनून हो चुका है, तुम अभी तक काम पे नहीं आए हो, तुम इस यानी कितने बार लेट हो चुके हो, कितने क्लाइंट्स लेके आए हो तुम अभी तक, क्या तुम्हें अपना बोनस और कमीशन अभी भी चाहिए? जब हमारा कैरेक्टर सोचता है कमीशन है ना, जो ओरिजिनल ओनर था उसने 6 महीने पहले एक विला बेचा था जिसका कमीशन अभी तक पेड नहीं है, तो ये जो पेमेंट है वो मेरे लिए इनफ होगा मुझे कुछ टाइम तक सपोर्ट करने के लिए।
तभी हमारा कैरेक्टर एक मैसेज टाइप करता है उस ग्रुप में और वो ये लिखता है कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है और मैं कुछ टाइम के बाद सेल्स ऑफिस में आऊँगा उस विला को लेके सारे कमीशंस को सेटल करने के लिए। उसके बाद हमारा कैरेक्टर जो होता है वो फटाफट साइकिल चला के जा रहा होता है एंड फिर वो रुकता है। फिर वो खड़ा होकर एक बिल्डिंग की तरफ देख रहा होता है जो कि होता है सेल्स ऑफ। वो बिल्डिंग पूरी तरीके से अबांडन लग रहा होता है एंड फिर हमारा कैरेक्टर उतरता है और वहाँ पे जाने लगता है। तभी उसका फ़ोन में कॉल आता है और वो उठाता है। हेलो, मैं भी उधर से एक इंसान रहता है, वो बोलता है शिवगी तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा फ़ोन को आंसर करने के लिए, क्या कुछ हुआ है? एंड तभी हमारा कैरेक्टर बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम लोग अभी भी ऑफिस में हो? एंड तभी जो कॉल पे रहता है वो ये बोलता है कि हाँ, वो जो कुत्ता का बच्चा था वो दहाई, उसने मुझे इतने बार कॉल किया एंड सिंस तुम अपना कॉल आंसर नहीं कर रहे थे तो वो मेरे पे गुस्सा हो गया और मुझे ओवर टाइम काम करना पड़ा। तभी हमारा कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है, मैं वहाँ पे आता हूँ और मैं तुमसे वहीं पे आके बात करता हूँ। तभी हमारा जो कैरेक्टर है वो बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि जो पूरा का पूरा बेलुआ एकेडमी है वो पूरे तरीके से एक मेंटल हॉस्पिटल में टर्न हो चुका है। पर ऐसा लगता है कि जिस इंसान ने मुझे कॉल किया था वही अभी तक इफेक्ट नहीं हुआ है। क्या यह हॉस्पिटल भी उसी तरीके से उतना ही डरावना है, पर यह बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग है। तभी हमारा कैरेक्टर जैसे ही चल रहा होता है स्टेयर्स के ऊपर से एक हार्ड स्ट्राइक लगता है जैसे वहाँ पे कोई वाल हो और वो ये सोचता है कि हाँ, मैं कहीं पे टकराया, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, क्या ये जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पे एंटर नहीं किया जा सकता? एंड तभी अपने दोनों हाथों से कुछ से प्रेस करता है और हमें दिखता है कि वो एक लड़की के समझ, और जो हमारा कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है। जो लड़की होती है वो उसे एक थप्पड़ मारती है ज़ोर का और वो ये बोलती है कि तुम जैसे कमी, मैं तुम्हारे अगेंस्ट में एक कंप्लेन फाइल कर दूंगी। एंड तभी वो लड़की वहाँ से भागने लगती है एंड जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड वो ये बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतना ज़्यादा शोर शराब, क्या वो शियो फैंग है, क्या उसने कुछ किया है तुम्हें? ऐसे करके वो सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की से पूछता है। तो हमें उस टाइम पे ये पता चलता है कि जो हमारा कैरेक्टर है, जिसे हम कैरेक्टर डिनोट कर रहे थे, उसका नाम शियो फैंग है, जिसे हम शियो ही बुलाएंगे। एंड तभी वो हमारा कैरेक्टर खड़ा होकर सोचता है कि यही है वाइट विलो एकेडमी। एंड जैसे ही वो वाइट विलो एकेडमी को देखता है वो अपनी आंखें बंद करता है ज़ोर से एंड फिर वो अपनी आंखों को खोलता है तो उसकी आंखें लाल हो रखी होती है एंड जो वाइट विलो एकेडमी है वो गायब हो रखा होता है। तो वो ये सोच रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, जो बेली एकेडमी था वो डिसअपेयर हो चुका है फिर से। क्या इसका ये मतलब है कि मैं इस मेंटल हॉस्पिटल को देख सकता हूँ पर कुछ भी चीज़ें जो फिजिकल फॉर्म में है उन्हें छू नहीं सकता? ये चीज़ें बिल्कुल वैसी ही डरावनी चीज़ों की तरह है कि वो तभी एक्ट करते हैं जब उन पर कोई रेस्पॉन्स पड़ता है, तो जो सिर्फ तभी इंटरेक्ट किया जा सकते हैं जब उनके सर्टेन कंडीशंस मीट होते हैं। मतलब ये हमारा कैरेक्टर उस बैरियर जो होता है उसमें एंटर करने लगता है एंड वो ये देखता है कि वो जो पूरा का पूरा बेलुई एकेडमी है वो ब्लैक एंड वाइट सीन में होता है और वो सारी चीज़ों को अच्छे से देख पाता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा एक ग्लिची स्टेट में होती है। एंड हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको जानना है कि आगे क्या होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमें ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि आपके होश उड़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानव मेंटर, और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 6 ऑफ ट्रूली इमॉर्टल। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिख रहा होता है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो 104 रूम की तरफ देख रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि जो मेन हॉल, कैफेटेरिया, रेस्ट रूम और एक्टिविटी रूम है वो सारे के सारे खाली थे और उनमें कोई भी नहीं था। पर ये जो वार्ड एरिया है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है खून की। फिर वो उस वार्ड एरिया में घुसने लगता है एंड वहाँ पे एक बैरियर होता है रेड कलर का। फिर वो जैसे ही उस बैरियर के अंदर में घुसता है वहाँ पे एक लेडी सोई हुई रहती है जो उससे पूछती है कि यहाँ पे कौन है कौन है, और वो उसकी तरफ देखता है बट सिंस वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है क्योंकि कोई भी वहाँ पे डेमन निकल सकता है। एंड फिर वो लेडी उठती है और वो उसकी तरफ घूमती है एंड वो डेमन ही निकलती है और वो उससे ये पूछती है कि बड़े भाई क्या वो तुम हो? एंड फिर हमारा जो कैरेक्टर होता है वो दूसरे साइड से उसे देख के निकल जाता है बिना कोई भी रेस्पॉन्स दिए हुए, और उसके आगे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है। पर फिर भी वो उस मॉन्स्टर को इग्नोर करके चलने लगता है। वो मॉन्स्टर भी बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में चला जाता है कि क्या इसने मुझे देखा नहीं है। फिर वो ये सोच रहा होता है कि वो जितने भी रूम्स क्रॉस कर रहा है उन सारे रूम में, यानी कि उन सारा एरिया में डजन्स ऑफ मॉन्स्टर्स और स्ट्रेंज थिंग्स हैं जो यहाँ पे बंद हो रखे हैं। वो सारे के सारे मॉन्स्टर को ऐसे ही क्रॉस करते हुए जा रहा होता है एंड वो फिर ये भी सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो ये वर्ल्ड डोर्स हैं वो पूरे के पूरे तरीके से खुले हुए हैं,
यानी कि ये जो मॉन्स्टर्स है वो यहाँ से भाग भी सकते हैं। फिर वो सारा रूम नंबर्स चेक करते जाते हैं क्योंकि वो ढूंढ रहा है डायरेक्टर का रूम। वो ये सोचता है कि मुझे बहुत काम रहना पड़ेगा इन मॉन्स्टर्स के आगे, यानी कि इन भूतों के आगे, वरना ये मुझे मार देंगे। ये सारा शुक्रिया जाता है मेरी डियर वाइफ को क्योंकि उसने मुझे 18 बार इतनी बुरी तरीके से मारा है कि मुझे अब कुछ भी ऐसा फील ही नहीं होता जिनसे मैं डर जाऊँ। फिर वो एक कमरे में आता है एंड उस कमरे में आने के बाद वो ये देखता है कि वहाँ पे कुछ पेपर्स पड़े हुए होते हैं और वो ये सोचता है कि इन केस स्टडीज़ पेपर्स के साथ मे भी मुझे कुछ यूज़फुल मिल जाएगा। फिर वो ये देखता है कि जो 128 नंबर का पेपर होता है उसमें ये लिखा रहता है कि एक्सपेरिमेंटल बॉडी का पेपर है ये, जितने भी जीवित इंसान हैं उन सबको कुछ ना कुछ एक स्ट्रेंज चीज़ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और ये देख के हमारा जो कैरेक्टर होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो ये सोचता है कि क्या ये जो मॉन्स्टर्स वगैरह है ये सब ट्रांसफॉर्म हुए हैं इंसानों से, जितने भी ये जो भूत वगैरह जो वर्ड्स में घूम रहे हैं क्या ये पहले इंसान हुआ करते थे। फिर वो उन पेपर्स को उठाने के लिए जा रहा होता है बट वो उन पेपर्स को उठा नहीं पाता है क्योंकि जितने भी घोस्ट वगैरह होते हैं सब लोग इल्यूशनरी होते हैं। वो देखता है कि उसके चेहरे पे किसी का बाल आ रखा होता है पूरी तरीके से और वो एक डेमन का ही बाल होता है जो ऊपर पे सीलिंग पे घूम रही होती है। वो उसके पास जाती है और वो उसे पूछती है कि तुम आ गए, क्या तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो इस दुनिया के, इस लाइफ के मिस्ट्रीज़ को मेरे साथ। पर सिंस हमारा कैरेक्टर इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता और वो वहाँ से उठ के सोच के चलने लगता है। एंड जो डेमन होती है वो पीछे में भी फिर से वही शॉक वाले स्टेट में चले जाती है कि क्या इसने मुझे देखा नहीं। और हमारा कैरेक्टर ये सोच रहा होता है कि सिंस यहाँ पे कोई क्लू नहीं है इस ऑफिस में तो जो क्लूज वगैरह हैं वो कहीं और पे होंगे और जो मेरे सवाल हैं उन सबका जवाब भी मुझे इस मेंटल हॉस्पिटल के मेन हार्ट में मिलेगा जो कि होगा डायरेक्टर के ऑफिस। तो मुझे सीधा सीधा डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ ही चले जाना चाहिए। और फिर वो मेन हॉल में आता है। मेन हॉल में आने के बाद वो ये सोचता है कि जो ऑफिस एरिया है मेंटल हॉस्पिटल का वो ओवरलैप करता है सेल्स बिल्डिंग को, तो सीन्स डायरेक्टर्स ऑफिस फर्स्ट फ्लोर में नहीं है तो मुझे ऊपर चले जाना चाहिए। फिर वो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे उठता है वो ये देखता है कि वहाँ पे दो लोग होते हैं जो उस पर चिल्लाते हैं कि शिवगे तुम इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों हो डील करने के लिए, वो दहाई तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से क्रेजी हो रखा है, तुम्हें उससे बचना चाहिए। एंड वहाँ पे जो एक इंसान रहता है वो होता है जाओ हाओ और दूसरा होता है वो दहाई। फिर वो दहाई उस पर चिल्लाता है और फिर से बोलता है फांगशियो तुम्हें काम पे आने के लिए किसने बोला है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी इस काम से निकाल दिया है, तुम्हें ये तो पता है ना। हमारा कैरेक्टर उनके पास जाता है, उन दोनों को धक्का मारता है, इन सेंस हटाता है अपने रास्ते से और वो ये सोचता है कि सेकंड फ्लोर में अगर कुछ नहीं है तो मुझे ऊपर चले जाना चाहिए। एंड जो साउदा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है एंड जो वो दहाई होता है वो उसे बोलता है कि तुम में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुमने मुझे धक्का दिया, क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने अलाउ किया थर्ड फ्लोर जाने के लिए, रुको मैंने तुम्हें ऑलरेडी काम से निकाल दिया है तो यहाँ से बाहर निकलो और ऊपर मत जाओ। फिर वो जाओ दाओ को बोलता है कि तुम जाके उसे रोको। एंड उसके बाद हमारा कैरेक्टर को ये दिखता है जब वो थर्ड फ्लोर में आता है जो डायरेक्टर ऑफिस होती है वो उसे मिल जाती है एंड जो चैप्टर होता है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपको जानना है कि आगे क्या होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ये लिख दीजिएगा कि नेक्स्ट एपिसोड, ताकि हम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट एपिसोड पे काम कर पाएँ और आपके लिए वो ला पाए। तो बाय बाय, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वन मोमेंट और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 7 ऑफ ट्रूली इमॉर्टल। तो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है यानी कि फांगशियो वो डायरेक्टर के रूम का दरवाज़ा खोलने के लिए पड़ता है एंड अभी पीछे से वूदाई और जाओ चिल्ला रहे होते हैं। वूदाई उससे बोलता है फांगशियो रुको, दरवाज़ा मत खोलना। एंड फिर भी फांगशियो दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, वो ऑलमोस्ट खोल ही देता है एंड अभी वूदाई बोलता है कि सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। वहीं जाओ जो है वो बोल रहा होता है कि अब फेफे का क्या होगा। एंड उसको जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर घुसते हैं वो देख सकते हैं वहाँ पे एक लड़की रहती है, वो काइंड ऑफ मौन कर रही होती है और उसके ऊपर कोई एक आदमी रहता है एंड उस लड़की का आधा कपड़ा नहीं रहता है। एंड जैसे ही फांगशियो एंटर करता है वो दोनों फटाफट से कपड़े पहनने लगे और तब हमें उनका नाम पता चलता है। वो जो लड़का है उसका नाम है वांग ज़ेटैंग और उस लड़की का नाम है लीफी। वो जो लड़का रहता है वो ये बोलता है कि कौन बेवकूफ़ हो तुम और तुम्हें अंदर किसने आने दिया। उसके बाद फांगशियो अंदर घुसता है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। वो लड़की उससे बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। एंड तभी वांग ज़ेटैंग चिल्लाता है कि वूदाई यहाँ पे जल्दी आओ, फांगशियो को उसे छूना नहीं चाहिए, जल्दी आओ और इसका हाथ काट दो। एंड तभी फांगशियो उस लड़की को साइड कर देता है गिराते हुए और वो बोलता है यहाँ पे कितना शोर है, कितना एनोइंग लग रहा है ये। एंड वो जो लड़की होती वो बोलती है
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का मारनी। और उसे वांग जिटेंग आके सपोर्ट कर रहा होता है। तभी जो हमारा कैरेक्टर है यानी कि फांग शो, वो जाके एक पेपर पढ़ने लगता है जो कि टेबल में होता है। और वो पेपर देख के बोलता है कि सच में तो ये है वो बड़ा सीक्रेट जो छुपा हुआ था इस मेंटल हॉस्पिटल में। और वो उस पेपर को देख के हंसने लगता है। उस पेपर में ये लिखा रहता है कि एक इंसान जिसे डेस्टिनी ने चूज़ किया है। क्या तुम ये जानना चाहते हो कि इस दुनिया का सच क्या है? क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि वो जो घोस्ट है वो असल में है क्या? तुम इतने दूर तक आ गए हो और मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल भरे हुए होंगे। पर चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे लिए सारे जवाब छोड़े हैं ग्रीन माउंटेन मेंटल हॉस्पिटल बिल्डिंग सी, रूम नंबर 520 में। जो भी चीज़ें तुम जानना चाहते हो वो वहीं पे है। तो जाओ और उसे ढूंढो। और जब तुम सच्चाई को ढूंढ लोगे तभी वो टाइम आ चुका होगा जब तुम्हें एक चॉइस करनी होगी। तो अपने दिल की सुनो और जो भी तुम्हारे आगे होगा उसे एज ए गिफ्ट ऑफ डेस्टिनी एक्सेप्ट कर लेना। तभी जो हमारा कैरेक्टर है यानी कि फांग शो, वो ये सोचता है कि जुआओ किंग फिन ग्रीन माउंटेन मेंटल हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। तो फिर ये लेटर किसके लिए लिखा हुआ था? क्या वो लोग ऑलरेडी जानते थे कि मैं आने वाला हूँ? एंड तभी शाओहाउ से बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें हुआ क्या है। एंड फिर भी हमारे कैरेक्टर उस स्टेट में होते हैं जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि सी बिल्डिंग रूम नंबर 520, यानी कि सारे के सारे जवाब वहीं पे मुझे मिलेंगे। एंड तभी वहाँ से वो जब वो जा रहा होता है तो उस एरिया का करंट पूरा का पूरा चला जाता है एंड पूरा अंधेरा छा जाता है। जाओ ये बोलता है कि यहाँ पे पावर आउटेज हो गई है। एंड तभी फीफे ये बोल रही होती है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। जो वांग जिफेंग होता है वो वू दोहाई को बोलता है कि जाके पूछो कहाँ पे सर्किट ब्रेक हुआ है। एंड वू दोहाई बोलता है कि मैं अभी कॉल करूँगा उससे। तभी फांग शियो यानी कि हमारा जो कैरेक्टर है वो ये सोच रहा होता है ये एक ऐसी जगह पे और इस टाइम पे मुझे नहीं लगता है कि ये बस सिंपल आउटेज हुआ है सर्किट का, ना ये बात तो नहीं है। एंड तभी शाओहाउ फांग शियो को ये बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो शियो, तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो आज, मुझे घबराहट हो रही है। एंड तभी फांग शियो अपना फ्लैश जला के इधर उधर देखने लगता है और वो ये सोचता है यहाँ पे अगर चल कर रहा है ग्रीन माउंटेन मेंटल हॉस्पिटल जो है अब वो गायब हो चुका है। फिर वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। एंड जो फीफी होती है वो ये बोलती है कि वांग शाओ तुम कहाँ पे हो, फीफी तुम्हें देख नहीं पा रही है, फीफी बहुत डरी हुई है। एंड तभी वो टाइम वो दहाई से बोलता है कि फ़ोन, तभी वो दहाई बोलता है कि यहाँ पे कोई सिग्नल ही नहीं है फ़ोन में और मैं कॉल नहीं लगा पा रहा हूँ। एंड तभी वो टाइम बोलता है कि मेरे पोजीशन और स्टेटस से मैं किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, मैं इस दुनिया के सीक्रेट को भी एक्सेस कर सकता हूँ। एंड अभी वो ये बोल रहा होता है कि यहाँ पे फ़ोन सिग्नल ही नहीं है और लाइट भी सप्रेस हो चुकी है। अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूँ तो ये सारी चीज़ें बस एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि हम लोगों ने एंटर कर लिया है रेल्म ऑफ स्ट्रेंज में। एंड तभी जो हमारा कैरेक्टर होता है वो एक अजीब सा ही स्माइल दे रखा होता है। एंड जो चैप्टर है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपको जानना है कि आगे क्या होता है तो बिना किसी भी देरी के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट एपिसोड, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए अगला एपिसोड लेके आ सके। सो तब तक लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 8 ऑफ ट्रूली इमॉर्टल। तो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे एक एम्प्लॉय होता है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखा होता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली जा चुकी है। तो वो जो एम्प्लॉय होता है वो ये बोल रहा था है कि हाँ, मैंने अभी ही सारा फॉर्म फिलअप ख़त्म किया था एक रिपोर्ट का, पर मुझे चांस ही नहीं मिला उसे सेव करने के लिए। क्या इस करंट को अभी ही जाना था? मुझे वापस से ओवर टाइम करके सारी चीज़ों को रिफ़िल करना पड़ेगा। तभी वो दहाई उस एरिया से पास हो रहा होता है और वो बोलता है कि कंप्लेन करना छोड़ो और जाके चेक करो कि सर्किट ब्रेकर का इशू क्या हुआ है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो स्टेयर्स में ऊपर चढ़ रहा होता है और वो उस एम्प्लॉय से पूछता है कि इस बिल्डिंग का पावर अचानक से चला गया, क्या सब कुछ ठीक है? तो वो एम्प्लॉय ऊपर से ही जवाब देता है ये सब कुछ ठीक है, मैं बस परेशान हूँ इस ख्याल को लेके कि मुझे बाद में जब करंट आ जाएगा तब ओवर टाइम करना पड़ेगा। तभी वो जो गार्ड है वो ये कहता है कि मैं जाके तब चेक कर लेता हूँ कि सर्किट ब्रेकर का क्या इशू है। और वो एम्प्लॉय ये सोचता है कि ये कितना ज़्यादा ट्रबलसम है अंकल साहब के लिए। तो अंकल साहब बेसिकली वो गार्ड है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ एंड जेंट्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, और उनमें से ही एक लेडी होती है जिसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो उठाती है। एंड वो अपना फ्लैश लाइट जला लेती है और वो ये बोलती है कि हाँ, ये क्या हो गया है, मेरे फ़ोन का जो फ्लैश लाइट है वो इतना ज़्यादा डिम क्यों है, क्या इसमें धूल लगी हुई है? एंड देखो वहाँ पे दूसरा जो एम्प्लॉय रहता है वो ये बोलता है तो उस धूल को हटाने की कोशिश करो।
जो हमारा कैरेक्टर रहता है उनके बीच में से ही ट्रैवल कर रहा होता है। एंड जो लेडी रहती है वो ये बोलती है कि मैंने ऑलरेडी इसको साफ़ किया है पर इससे कोई हेल्प नहीं मिली, इस फ़ोन में अभी भी डिम लाइट ही है। तभी जो हमारा कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि नहीं, ये मेरे फ़ोन का भी जो फ्लैश लाइट है वो इतना ज़्यादा डिम क्यों है। एंड तभी हम देख सकते हैं कि जो वू ज़ेटैंग है उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो रखा होता है। एंड बाकी जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, मेरा भी सेम ही हाल है। एंड अभी जो लेडी रहती है वो उसी टाइम से पूछती है, तुम कुछ बोल रहे थे रेलम ऑफ स्ट्रेंज के बारे में। एंड तभी जो दूसरा एम्प्लॉय रहता है वो ये कहता है कि रेलम ऑफ स्ट्रेंज, क्या वो लोग भूतों के बारे में बोल रहे हैं? इस दुनिया में कैसे ही भूत आ सकते हैं? ये बस एक भद्दा मजाक है, ये और कुछ नहीं है, बस एक नेचुरल फिनोमिना है। एंड तभी वो लेडी बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या मैं मारी जाऊंगी? एंड तभी वो टाइम चिल्लाता है कि सब लोग चुप हो जाओ। तो अभी सब लोग शांत हो जाओ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है और यही डिसाइड करेगा कि हम सब जिंदा रहेंगे कि नहीं। सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक लंबी सांस लेता है और ये बोलता है कि इन सिंपल टर्म्स में अगर मैं तुम्हें समझाने जाऊँ तो इस दुनिया में भूत है, द सो कॉल्ड रेलम ऑफ स्ट्रेंज। ये एक डोमेन है भूतों का जो किसी एक ऑल्टरनेट डायमेंशन से आते हैं। तो ये जो दुनिया है वो भूतों की है और इसे कहा जाता है घोस्ट टेरिटरी। सभी को हम देख सकते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो रखे हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं। एंड अभी जो एक एम्प्लॉय रहता है वो बोलता है कि सिक्योरिटी गार्ड जाओ कहाँ गए, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। वो गए थे सर्किट ब्रेकर चेक करने के लिए बट अभी तक रिटर्न नहीं आए हैं, 3 मिनट हो चुका है। एंड फिर उसी टाइम बोलता है कि ये जो रेल्म है, रेल्म ऑफ द स्ट्रेंज, इसमें ऑर्डिनरी लोगों को बहुत ही ज़्यादा सावधानी से रहना पड़ेगा ताकि वो घोस्ट के जो रूल हैं किलिंग के उन्हें वायलेट ना करे, वरना उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा जो मौत को ढूंढते हैं। एंड भी हम देख सकते हैं कि वो दाई वहाँ पे होता है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है और वो बोलता है कि सो वांग शाओ इज़ बेसिकली वू ज़ेटैंग। तो वो बोलता है कि वांग शाओ अब हमें क्या करना चाहिए। एंड तभी वू ज़ेटैंग और एल्स वांग शाओ ये बोलता है कि अभी हमें एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए, इस रेलम ऑफ स्ट्रेंज से बाहर निकलने के लिए, वरना यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब भूतों से मारे जाएंगे। एंड अभी जो हमारा कैरेक्टर रहता है यानी कि फांगशियो, वो लोगों के बीच में ही रहता है बट उसे एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आती है और ये सोच रहा होता है ये जो फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है और ये गलत नहीं हो सकती, ये पक्का ही एक घोस्ट है। एंड अभी जो चैप्टर रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको जानना है कि आगे क्या होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए और कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट एपिसोड, ताकि हम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट एपिसोड पे काम कर पाए और आपके लिए वो ला पाए। और अगर आपको कोई सजेशन देना है कि हमें कौन सा नया मांगा या मानवा रिव्यू करना है तो उसे कमेंट में हमें सजेस्ट कीजिएगा, हम उसे जल्दी से जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 9 ऑफ ट्रूली इमोर्टल। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है यानी कि पांगशियो वो बोलता है कि यहाँ पे एक घोस्ट आ चुका है। तभी जो बाकी के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो बोलते हैं कि फांगशियो, ये तुम क्या कह रहे हो, इस टाइम पे भूत कहाँ पे है, यानी कि जो घोस्ट है वो कहाँ पे है। तभी जो दूसरा एम्प्लॉय रहता है वो ये बोलता है कि हाँ, ये ऑलरेडी टाइम लेट हो चुका है ये सब बोलने का और तुम लोगों को बस डरा रहे हो, ये जो भूत है जो तुम बोल रहे हो वो है कहाँ पे। तभी हमारा जो कैरेक्टर रहता है वो बोलता है वांग शाओली जा चुकी। एंड तभी हम देखते हैं कि जो वांग शाओली रहती है उसको एक घोस्ट टैंगल करके मार रहा होता है उस टाइम पे। एंड जो उसके बाजू में जो लड़की खड़ी रहती है वो ये बोलती है कि क्या मजाक कर रहे हो, तो वांग शाओली तो मेरे बिल्कुल बाजू में थी। शाओली वो कहाँ चली गई? वांग शाओली कोई एक आवाज़ करो, शाओली प्लीज़ कुछ बोलो। एंड जो बाकी एम्प्लॉयज़ है वो ये बोलते हैं कि वांग शाओली सच में डिसअपियर हो चुकी। क्या इसका यही मतलब है कि जो घोस्ट है वो सच में आ चुका है? एंड अभी हम देखते हैं कि जो वू ज़ेटैंग था वो ये बोलता है फांगशो, क्या तुमने देखा कि वो घोस्ट कैसा दिखता है? एंड अभी हमारा जो कैरेक्टर है वो ये बोलता है कि मेरा जो व्यू है वो ब्लॉक हो चुका था तो मैंने देखा नहीं कि वो कैसा दिखता है, बट मैंने ये देखा है कि जो वांग शाओली थी वो गायब हो गई। एंड अभी जो एम्प्लॉयज़ है वो बोलते हैं कि मेरे कलीग सारे के सारे भूतों से पकड़े गए हैं और फिर भी तुम इतने ज़्यादा काम कैसे हो फांगशियो, क्या तुम नॉर्मल हो या फिर तुम्हें भी किसी ने पॉजेस कर लिया है? एंड तभी वू ज़ेटैंग जो है वो ये बोलता है कि क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता बिल्कुल भी, क्या तुम एक स्पिरिट मास्टर हो? तभी हमारा कैरेक्टर बोलता है स्पिरिट मास्टर क्या होता है, स्पिरिट मास्टर। एंड तभी वू ज़ेटैंग ये सोच रहा होता है कि फांगशु इतना ज़्यादा काम कैसे रह सकता है किसी भी भूत के सामने, उसकी आइडेंटिटी क्या है, और उसे ये भी नहीं मालूम कि एक स्पिरिट मास्टर क्या होता है, आखिर इसकी आइडेंटिटी है क्या। एंड तभी वू ज़ेटैंग उसे एक्सप्लेन करता है कि
एक स्पिरिट मास्टर वो होता है जो कंट्रोल कर सकता है किसी भी स्पिरिचुअल एसेंस को, और मेरा कजिन एक स्पिरिट मास्टर है। एंड करेंटली जो बेस्ट वे है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, वो ये है कि किसी न किसी को स्पिरिट मास्टर बनना पड़े, किसी को साइकिक बनना ही पड़े। एंड हमारा कैरेक्टर एक स्माइल देते हुए ये सोच रहा होता है कि तो एक स्पिरिट मास्टर ट्रेंड रहता है रेल्म ऑफ स्ट्रेंज, आखिर मैं वो कैसे बन सकता। एंड वो जेडेंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो ये बोलता है कि इस सिचुएशन में भी फांगशो कैसे ऐसे शार्प जजमेंट्स पास कर सकता है। मे बी वो हमारा रास्ता बन सकता है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, यानी कि इस ये जो रेल्म ऑफ स्ट्रेंज है इससे एस्केप करने का। एंड तभी वुजेडेन बोलता है कि मेरा जो कजिन है उसने मुझे ये बताया है कि अगर किसी को स्पिरिट मास्टर बनना है तो उसे हार्नेस करना पड़ेगा पावर ऑफ खोल, और उसको करने के लिए तुम्हें दो कंडीशंस को एक साथ पूरा करना पड़ेगा। पहला, तुम्हें एक बैप्टिज्म वाले स्टेट से जाना पड़ेगा जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि वो होगा लाइफ और डेथ के बीच में, जो तुम्हारे इमोशनल टर्मोइल को स्टिमुलेट करता रहेगा बार बार। और जो दूसरा है वो ये है कि तुम्हें घोस्ट को कांटेक्ट करने देना पड़ेगा कि तुम्हारे वो सोल को इन्वेट कर सके, इतना पावर उसे अलाउ करना पड़ेगा। पर ये चीज़ का ये ध्यान रखना कि जो घोस्ट होते हैं उनके पावर एक खून से सने हुए कपड़े जैसी होती है। जैसे ही वो किसी एक नाइट पर्ल को वाइप कर रही हो जिसमें धूल लगा है, उसके जो दाग होते हैं वो हार्ट को करप्ट कर देते हैं और सोल को बुझा देते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है उसकी आंखें लाल हो रखी होती है, एंड वो एक अलग ही एक एनर्जी फील कर रहा होता है, एक ऑरा फील कर रहा होता है, एज इफ वो बन चुका है स्पिरिट मास्टर। एंड उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और आने वाले एपिसोड के लिए स्टेट। और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि हमें और किस मांगा या फिर मानवा को रिव्यू करना चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मानव मेंटर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 10+11 ऑफ ट्रूली इमॉर्टल। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखता है कि हमारा जो कैरेक्टर है फांगशु, वो ये सोच रहा होता है कि मेरे इस दुनिया में इतने बार क्रॉसओवर होने के बाद, यानी कि इतने बार मरने के बाद भी मैंने कभी भी किसी भी घोस्ट से सच में कांटेक्ट नहीं किया। मेरी वाइफ और जो जितने भी भूत थे जो स्ट्रीट्स में थे और जो मेंटल हॉस्पिटल में थे वो तब तक रिएक्ट नहीं करते थे जब तक मैं रिस्पॉन्ड ना करूं। और कहने जाने पे वो बस एक इल्यूजन्स थे, और कहने जाने पे वो बस इल्यूजन्स थे जो कि अलग डायमेंशन से आए थे। और मुझे नहीं लगता कि ये कांटेक्ट की तरह काउंट करता है, और मुझे नहीं लगता कि ये काउंट होगा एज कांटेक्ट। एंड वहीं पे अगर देखा जाए कि जो घोस्ट है जो छुपा हुआ है इन शैडोज के बीच में, वो क्रॉस हो चुका है रियलिटी में, यानी कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि उसे कोई रिकॉग्नाइज करे, उसे रिस्पॉन्ड करे। वो ऐसे ही किसी को भी मार सकता है। तो अगर मैं ये जो घोस्ट हैं इनसे और ज़्यादा कांटेक्ट करने का ट्राई करूं, यानी कि इनके कांटेक्ट में हो, तो मुझे वो एबिलिटी मिल जाएगी कि मैं इन्हें ख़त्म कर सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? उसके बाद फांगशु जो होता है वो एक बहुत ही क्रीपी सा स्माइल देता है और बोलता है अच्छी बात है। एंड तभी हमें एक पैनल में दिखता है कि उसकी जो वाइफ है जिसको वो मारना चाहता है, उसका चेहरा उसे दिख रहा होता है और वो ये बोलता है कि मुझे मुझे बनना ही पड़ेगा स्पिरिट मास्टर। एंड तभी उधर से एक जोर सी आवाज़ आती है एक चिल्लाने की, और वहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं कि एक और इंसान गायब हो चुका है। तभी वो पूछते हैं कि कौन गायब हो, तो वो बोलते हैं जिया लियांग, वो भी मेरे साथ ही थी। जिया लियांग कहाँ गई? एंड तभी जो वूज टैंग होता है वो पागलों की तरह ये बोलता है कि तुम सब चुप हो जाओ। क्या तुम चाहते हो कि जो घोस्ट है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो? एंड जो फीफी होती है वो काइंड ऑफ रो रही होती है, वो वूज टैंग से बोलती है मिस्टर वांग, मैं भी क्या करूँ, मैं मरना नहीं चाहती। एंड तभी वो जेडेंग बोलता है कि इस टाइम पे ये तुम क्या पूछ रही हो मुझे? एंड उसी दौरान फांगशो ये बोलता है कि 2 से 3 मिनट। एंड सभी हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर में बोल क्या रहा है। एंड तभी वो समझाता है कि जो टाइमिंग है किसी भी इंसान के गायब होने की वो 2 से 3 मिनट के बीच में है। अगर मैं मोर प्रिसाइजली बताने जाऊँ तो 2 मिनट किसी भी वोमेन के लिए और 3 मिनट किसी भी मैन के लिए। जो सिक्योरिटी गार्ड जाओ थे वो डिसअपियर हुए थे 3 मिनट पहले, एंड उसके बाद शाओली डिसअपियर हुई जो कि था 2 मिनट बाद वांग शाओली का डिसअपियरेंस के बाद। एंड जो कि 2 मिनट के बाद एंड 2 मिनट के बाद जब वांग शाओली डिसअपियर हो चुकी थी उसके बाद जियालिंग डिसअपियर हुई। और अगर हम इस कंक्लूजन पे आए तो और कोई डिसअपियर होने वाला है 3 मिनट में जियालियांग के बाद। एंड सारे लोग जितने भी वहाँ पे होते हैं सब हैरान हो रखे होते हैं, और हमारा जो करेक्टर है वो वहाँ से चल के जाने लगता है।
एंड अभी उसे जाओ पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम खुद को मारना चाहते हो, कि तुम उधर पे कैसे ही जा रहे हो। तभी हमारा करेक्टर बोलता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे रास्ता ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम यहाँ पे ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे खड़ा रहूँ और बस मरने का इंतज़ार करता रहूँ। तभी वुजडिंग उसके तरफ इशारा करके बोलता है कि चुप हो जाओ, तुम बेटर यहीं पे रुको। और मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी यहाँ से मूव नहीं कर सकता बिना मेरी मर्जी के। कि तुम बहरे हो। फिर भी हमारा करेक्टर सुनता नहीं है और फिर चलने लगता है। एंड फिर बोलती है कि अभी हमारे जैसे 8 लोग बचे हुए हैं। अगर हम उसके पैटर्न को जो हमें फंक्शन ने बताया है उसको फॉलो करने जाएं तो हर 2 या 3 मिनट में कोई ना कोई इंसान डिसअपियर होगा। यानी कि हम लोग 20 मिनट में डिसअपियर होने वाले हैं सारे के सारे लोग। एंड तभी जो वो जिटेंगे है वो फंक्शन पे चिल्ला रहा होता है कि तुम बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, ये तुम जानते हो ना। और तुम भूतों के बारे में कुछ और जानते भी नहीं हो, तो तुम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कहाँ जा रहे हो। तभी वो जिटेंग का चेहरा थोड़ा सा नल हो रखा होता है क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है यानी कि फांग वो उसकी तरफ देखता है, एक क्रीपी सा चेहरा बनाया गया ऐसे वो उसका मर्डर ही करने वाला होता है। एंड वो ये बोलता है कि अगर तुमने मुझे एक और वर्ड बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा इससे पहले कि कोई तुम्हें घोस्ट मारे। सो संभल के रहो। एंड जो 10th का चैप्टर है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है 11th चैप्टर। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। वहाँ पे वो जिटेंग को धमकी देने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि फांगशो और जाओ दोनों ही एक छोटे से जगह पे रहते हैं जहाँ पे वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी जाओ बोलता है कि ब्रदर मुझे ये जगह थोड़ी ठीक नहीं लग रही है और अभी तक हम लोग स्टेयरकेस तक क्यों नहीं पहुंचे हैं। एंड तभी फांगशो से बोलता है कि चुप हो जाओ, ये जो रोशनी है ये रोशनी सिमिलर है क्विंचिंग मेंटल हॉस्पिटल के जैसी। क्या इसका ये मतलब है। एंड फिर जैसे ही फांगशो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है उस लाइट की तरफ, तभी पीछे से उसे जाओ बोलता है कि ब्रदर मेरे लिए रुको। एंड अभी हमारा कैरेक्टर ये सोच रहा होता है कि ये तो सच में क्विंशान मेंटल हॉस्पिटल है। एंड वो लोग अंदर जाके देख रहे होते हैं। जो जाओ है वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है। वो फांगशो का पीठ में ऐसे सर छुपा के बोलता है कि भाई रुको, यानी कि ब्रदर रुको, मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ क्या। अगर हम हैं कहाँ पे, हमें तो कंपनी में होना चाहिए था, लेकिन ये जगह मुझे एक हॉस्पिटल जैसी क्यों लग रही है, जैसे मैं किसी एक हॉरर मूवी में आ गया हूँ। एंड फंक्शन कंफ्यूज होकर पूछता है क्या तुम भी मेंटल हॉस्पिटल देख पा रहे हो। तभी वो बोलता है कि ऑफ कोर्स इसका इतना बड़ा कॉरिडोर है, ऑब्वियसली मैं इसे देख सकता हूँ। एंड तभी फांगशियो उस जगह को ऐसे टच करके स्माइल करता है और बोलता है कि सच में मुझे ऐसा लगता है कि जो करंट मेंटल हॉस्पिटल है वो ओवरलैप हो चुका है रियलिटी के साथ। ये बिल्कुल उन्हीं की तरह है जो हमारे आसपास रहते हैं वो एंटिटीज। शायद इसी वजह से हम लोग मेंटल हॉस्पिटल को सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं देख पा रहे थे। आखिरकार हमें रियलिटी पता ही चल गया कि ये जो मेंटल हॉस्पिटल था इसने पूरा का पूरा सेल्स डिपार्टमेंट को ही निकल लिया है और हम सब अब उसी के अंदर हैं। क्या इसी को हम बोलते हैं हॉन्टेड डोमेन। एंड तभी हम देखते हैं कि जाओ जाए वो बोलता है कि ये तो, एंड दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि जो सिक्योरिटी यूनिफॉर्म्स एंड वुमेन्स के कपड़े जो हैं वो वहाँ पे पड़े हुए थे। एंड तभी फंक्शन बोलता है कि ये जो सिक्योरिटी यूनिफॉर्म और वुमेन का जो यूनिफॉर्म है वो तो अंकल जाओ, वो तो अंकल जैंग और वांग शॉली का है। एंड तभी वो ये बोलते हैं एंड जो फीमेल कलीग्स हैं सेल्स ऑफिस में उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड है एंड उनका फिगर भी बहुत अच्छा है, पर फिर भी जो अमाउंट ऑफ फ्लैश बचा हुआ है वो नन के बराबर है। और वहीं देखा जाए तो जो मेल का था उसका तो और कम है। सो इसका ये मतलब है कि 3 मिनट लगता है इन्हें किसी भी एक मेल को खाने के लिए, और वहीं अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू मेल तो एक फीमेल को खाने के लिए उन्हें बस 2 मिनट लगता है। तो यही जो टाइम डिफरेंस है वही था इनका गायब होने का टाइम डिफरेंस। यानी कि ये सब जो घोस्ट है वो इनको मिलके खा रहे थे। एंड तभी जाओ बहुत ज़्यादा डर के ये बोलता है कि इसका ये मतलब है कि ये जो एंटिटीज़ है, ये जो भयानक एंटिटीज़ है वो सच में इन लोगों को खा रही थी। एंड तभी फांगशे बोलता है कि जिया लियांग अभी अभी जस्ट उन भूतों से उठा ली गई है, इसका ये मतलब है कि अभी टेम्परेरीली हम सेफ हैं। और जाओ बोलता है कि यानी कि जो बिजार एंटिटीज़ है वो यहीं कहीं पे जिया लियांग को खा रही है। तभी फांगशे ये सोच रहा होता है कि मेजरली जितने भी घोस्ट वगैरह है वो सब पेशेंट्स के रूम में लॉक्ड अप है, लेकिन कुछ रूम के जो डोर्स हैं वो खुले हुए हैं, यानी कि जो भूत है वो एस्केप कर चुके हैं उस जगह से। एंड तभी फांगशे जो है वो नीचे में उस कपड़े को देख के ये बोलता है कि मैंने जितने भी जो घोस्ट वगैरह हैं उन्हें एनकाउंटर नहीं किया था इल्यूशनरी मेंटल हॉस्पिटल में पहले, और ये जो कपड़े के एजेस हैं
ये ऐसे काटा गया है जैसे किसी एक शार्प ऑब्जेक्ट से काटा गया हो, यानी कि किसी एक शार्प ब्लेड से काटा हो। इसका ये मतलब है कि ये जिसने काटा है वो किसी प्रोफेशनल ने काटा है, यानी कि या तो वो कोई एक डॉक्टर हो सकता है या फिर कोई प्रोफेशनल, लेकिन वो एक पेशेंट नहीं हो सकता। एंड उसी दौरान इनकी बॉडी एक झटका लेती है, क्योंकि वो देखते हैं कि आउट ऑफ नोवेयर एक घोस्ट अपीयर हो चुकी है उनके आगे, और वो ये सोचते हैं कि घोस्ट सच में अब फ्रीली मूव कर सकते हैं। जो घोस्ट होती है वो होती है द फीमेल डॉक्टर। तो अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट एपिसोड, ताकि हम ऐसे ही नए नए एपिसोड्स और नए नए मानवा एंड मांगा के एपिसोड्स आपके लिए ला सके। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, हमें सजेस्ट करना ना भूलें, शेयर भी कर देना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानव मेंटर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 12 ऑफ ट्रूली इमॉर्टल। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखता है कि जो फांगशियो है और जाओ, वो दोनों किसी एक साउंड को देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं, जो कि आ रही होती है कॉरिडोर के साइड से, एज इफ कोई उनकी तरफ चल के आ रहा हो। वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं। एंड जैसे कि ये जो बाकी लोग थे वूजेटेंग एंड उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह, फीफे वगैरह, वो लोग ही रहते हैं वो। एंड वो लोग ये बोलते हुए आते हैं कि आखिर हम आ कहाँ गए हैं, हमें तो अभी सेल्स ऑफिस में होना चाहिए, तो फिर ये हॉस्पिटल जैसी जगह कहाँ से आ गई। एंड तभी जो फांगशियो है और जाओ, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीचलेस हो रखे होते हैं। एंड तभी वो दहाई उससे बोलता है कि फांगशियो, जाओ हो, क्या तुमने कुछ भी नोटिस किया जब तुम यहाँ पे आए पहले? क्या तुमने लाओ जाओ और फांगशियोली को देखा है? एंड तभी उनका दिमाग ही सटक जाता है जब वो देखते हैं खून, और फिर बोलती है कि आखिर यहाँ पे इतना सारा खून कहाँ से आया। और तभी हम देखते हैं कि वो जेडेंग जो है वो ये बोलता है कि ये कपड़े जो है ये तो लाओ साओ और वांग शियोली के हैं। क्या इस इसका ये मतलब है कि वो दोनों मारे जा चुके हैं और उन्हें घोस्ट खा गए हैं? एंड तभी हम देखते हैं कि जो फेफे है वो वांग जेडेंग के हाथ पकड़ लेती है और वो रोने लगती है। वो ये कहती है कि वांग शाओ, जल्दी से जल्दी यहाँ से चलते हैं वरना हम भी मारे जाएंगे। मुझे घर जाना है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तभी वुजेडेंग बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। फांगशियो, हमें क्या तुम रास्ता दिखा सकते हो? तभी फांगशियो जो होता है वो एक नम वाले स्टेट में हो रखा होता है, और उससे फिर से वो बोलता है, वुजेडेंग उसे फिर से ये बोलता है कि फांगशियो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम ऐसे क्यों भूत जैसे खड़े हुए हो? फांगशियो, क्या तुम ठीक हो? तभी हम देखते हैं कि फांगशियो जो है उसका मुंह बहुत ज़्यादा बोल्ड हो रखा होता है, वो अपने फ़ोन की तरफ देख रहा होता है, और साथ ही साथ आगे भी। वो ये बोलता है कि ये टाइम आ चुका है। जब से बोलते हैं कि कैसा टाइम आ चुका है, तुम कहना क्या चाहते हो? एंड जो टाइमर है 3 मिनट्स का वो ख़त्म हो चुका रहता है। एंड तभी वो लोग पीछे देखते हैं कि उनके पीछे बहुत ज़्यादा बाल टंगा हुआ रहता है, विच इज़ बेसिकली अ घोस्ट। एंड वो जैसे ही पीछे घूमते हैं लेकिन सी जो फीमेल डॉक्टर घोस्ट थी वो ऊपर से क्रॉल करते हुए डायरेक्टली उनके ही तरफ आ रखी होती है। तभी जितने भी जो लोग हैं वो पूरे तरीके से ब्लैंक आउट हो जाते हैं एंड वो वहाँ से भागने लगते हैं। वो सारे के सारे जितना जल्दी हो सके उतना भागने लगते हैं, बट वो दहाई के धक्का मारने की वजह से फेफे गिर जाती है। वो जडेंग बहुत ही ज़ोर से भाग रहा होता है और वो बोलता है कि प्लीज़ सारे के सारे मेरे रास्ते से हट जाओ, बट फेफे सिंस वो गिर चुकी है वो उसका कपड़ा पकड़ती है और उससे बोलती है, वांग शाओ, प्लीज़ मुझे बचा लो। एंड जो घोस्ट होती है वो सीधा वुजेडेंग की तरफ ही आने लगती है। एंड वुजेडेंग मुझसे बचने के लिए फेफे को वहीं पे छोड़ के ये बोलता है कि तुम मेरे रास्ते में आ रही हो, मुझे छोड़ो, और उससे बच के आगे भागने लगता है। एंड उसी दौरान फांगशियो सोचता है कि ये जो फीमेल डॉक्टर घोस्ट है ये तो वही है जो उसे पहले मिली थी, जो उसे बुला रही थी इस वर्ल्ड के ट्रूथ को बताने के लिए, बट उसने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि वो मारा नहीं जाना चाहता था। एंड तभी हम देखते हैं कि वो जो घोस्ट है वो फीफे के ऊपर अपने बालों से उसे टैंगल करने लगती है धीरे धीरे। फीफे बोल रही होती है कि वांग शाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। एंड उसी दौरान जो फीमेल डॉक्टर है वो पूरे तरीके से अपने बालों से उसे टैंगल कर लेती है और अपना शार्प नाइफ निकाल के उसे मारने के लिए चली जाती है। फेफे बोलती है कि प्लीज़ मुझे पीछे मत छोड़ो, मुझे मत मारो, बट फिर भी वो जो घोस्ट है वो उसे मारने के लिए चला ही जाता है। एंड जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट एपिसोड, ताकि हम जल्दी से जल्दी अगले एपिसोड पे वर्क कर पाए और उसे आपके लिए जल्दी से जल्दी ला पाए।
एंड हाँ, अगर आपके दिमाग में कोई भी सजेशन है किसी भी नए मांगा या फिर मानहुआ का, तो हमें कमेंट में बताना ना भूलें। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानव मेंटोर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 13 ऑफ ट्रूली इमॉर्टल। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देख सकते हैं कि जो फेफे है उसे वो घोस्ट डॉक्टर पकड़ लेती है और उसे मारने के लिए जाती है। फेफे बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, वो चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। एंड उसी दौरान वो जो घोस्ट डॉक्टर होती है वो अपने सर्जिकल नाइफ से उसे मारने लगती है। फिर जाओ बोलता है कि फेफे फेफे मारी जा चुकी है। एंड जो घोस्ट डॉक्टर है वो उसे मरने के बाद भी नहीं छोड़ती है। वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइसली और एक इनह्यूमन वे में उसे और ज़्यादा बेरहमी से मारने लगती है। तभी जो फांगशे है वो ये सोचता है कि ये जो फीमेल घोस्ट है, यानी कि ये जो फीमेल डॉक्टर घोस्ट है, वो एक सर्जिकल नाइफ लेके रखती है, यानी कि वो डिसमेम्बरिंग करती है बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और स्किल टेक्निक से। यानी कि ये जो फीमेल डॉक्टर है, यानी कि ये जो फीमेल डॉक्टर घोस्ट है, वो पहले बहुत सारे सर्जरीज परफॉर्म कर चुकी है मेंटल हॉस्पिटल में जब वो जिंदा थी। जाओ हाओ और मैं बिल्कुल ही उसके सामने हैं, पर फिर भी वो हमें अटेंशन नहीं दे रही है। उसका मेन इंटेंशन अभी फ़िलहाल के लिए लीफी के बॉडी को सीरियसली कंसंट्रेट करके मारने में है। यानी कि कहने जाने पे टिपिकली जैसे सर्जन्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं सिर्फ एक पेशेंट को एक टाइम पे, और उनके लिए ये बिल्कुल ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है परफॉर्म करने के लिए किसी भी एक सर्जरी को, वो भी दो पेशेंट्स के साथ एक साथ। जब भी हम देखते हैं कि वो जो डॉक्टर घोस्ट होती है वो उसे मारने के बाद सर्जिकल नाइफ में जो खून लगा रहता है उसको चाटती है, फिर उसे अपने बॉडी से क्लीन करती है एंड फिर फीफी के सर को खाने के लिए जाती है। तभी फंक्शो ये बोलता है कि ऐसा लगता है कि इसके इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो ह्यूमंस को कंज्यूम करना है एज अ रिजल्ट, जो इसे असली घोस्ट बनाता है। और अगर मैं एक एस्टिमेट अंदाज़ा निकालने जाऊँ कि इसका किलिंग पैटर्न कैसा है, तो फिर इसका किलिंग पैटर्न होगा। एंड जैसे ही वो ये बोलता है तभी वो दोनों थोड़ा सा अजीब हो रखे होता है, क्योंकि जाओ जो है वो कंफ्यूज रखा रहा होता है, क्योंकि फांगशो उसके तरफ जाने लगता है। वो बोलता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। एंड फांगशो उस घोस्ट के सामने जाता है और वो उसे डायरेक्टली पंच देता है उसके सर पे। बट इससे घोस्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि फांगशो का हाथ पूरा का पूरा खून खून हो रखा होता है। वो ये सोचता है कि इसका जो सर है, यानी कि इसकी पूरी की पूरी बॉडी बिल्कुल एक स्टील की तरह हार्ड है। फिर वो ये सोचता है कि आई गेस सो जितने भी घोस्ट वगैरह है जो हमने एनकाउंटर किए हैं अभी तक, वो बहुत ही ज़्यादा किलिंग पावर पोजेस करते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग है कि वो ह्यूमंस को बहुत ही एक एक्सटिंग लेवल पे सरपास करती है। ये जो घोस्ट हैं इनके सामने अगर ह्यूमंस को कंपेयर किया जाए तो ह्यूमंस बिल्कुल एक टाइनी एंड्स की तरह हैं। सो इसीलिए जब तक मैं एक स्पिरिचुअलिस्ट नहीं बन जाता हूँ मैं इस सिचुएशन को नहीं बदल सकता हूँ। एंड तभी जाओ जो है वो बोलता है शिव भाई हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ भी जितनी देर रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए रिस्की है। एंड तभी फांगशु ये बोलता है ये जो पर्टिकुलर घोस्ट है इसका किलिंग पैटर्न है नियर बाय एंटिटीज़ को मारना, और वो इसे ही टारगेट करती है जो उसके बिल्कुल सामने रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये दो तीन लोगों को एक साथ मारेगी, ये बस एक एक करके एक इंसान को मारती है। और इसका जो टेक्निक है वो डिसमेंबर करना है अपने सर्जिकल नाइफ से, ताकि ये उसे खा सके फिर। यानी कि अगर मैं अलग शब्दों में कहने जाऊँ तो ये जब खा रही है तो यही हमारा सेफेस्ट टाइम है इसके पास में रहने का। तभी साहब बोलता है कि इसका तो खाना ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, हमें तो चलना चाहिए यहाँ पे। तभी फांगशे उसकी तरफ देखता है और बोलता है लिफिफे दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्लिम है, पर उसके पास बहुत ही ज़्यादा फ्लैश है कुछ पार्टिकुलर एरियाज़ में जो कि काउंट होते हैं। तो अगर उसके फ्लैश को हम लोग एक एस्टिमेट वैल्यू निकालने जाएँ तो वो 3 मिनट या फिर 3 मिनट से ज़्यादा देर तक टिकेगा। तो हमें किसी भी चीज़ को, तो हमें किसी भी तरह से हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। अंदर भी जाओ जो है वो अपना मुंह बंद करके बोलता है क्या फ्लैश की क्वांटिटी, और उसे उल्टी आ जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा एक घिन वाली बात होती है। तभी फांगशे बोलता है कि वांगजुटैन ने ये मेंशन किया था कि किसी भी इंसान को अगर स्पिरिचुअलिस्ट बनना है तो उसके लिए पावर ऑफ घोस्ट ज़रूरी है, ताकि वो जो घोस्ट है वो उसके सोल को इन्फेक्ट कर सके। और ये जो पूरा जो हॉन्टेड डोमेन है इसमें जो सबसे ज़्यादा घोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड जगह है जहाँ पे घोस्टली पावर है वो बस वहीं पे मिलेगी जहाँ पे एक घोस्ट होगा। और घोस्ट के साथ फिजिकल कांटेक्ट करना ही सबसे आसान
और सबसे जल्दी तरीका है इन्फेक्ट होने के लिए। एंड तभी वो उस फीमेल डॉक्टर के थाइस की तरफ देखता है एंड उसको टच करने के लिए जाता है। वो उस डॉक्टर घोस्ट के थाइस को टच करता है एंड तभी जो हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको जानना है कि आगे क्या होता है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में लिखिएगा नेक्स्ट एपिसोड, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस एपिसोड पे वर्क कर पाए और आपके लिए ला पाए। और हमें सजेस्ट करना नहीं भूलिएगा कि आपको कौन सा दूसरा मांगा या फिर मानवा देखना है। और तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानव मेंटर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 14 ऑफ ट्रूली इमॉर्टल। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखता है कि जो फीमेल डॉक्टर घोस्ट होती है वो उस टाइम पे फेफे को खा रही होती हैं। एंड वहीं पे हमारा जो कैरेक्टर होता है यानी कि फांगशु, वो जाके उसके थाइस को टच कर रहा होता है ताकि वो स्पिरिट मास्टर के कांटेक्ट में आ सके और वो स्पिरिट मास्टर बन सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो जाओ हाव है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है इस चीज़ को देख के, और वो बोलता है, ब्रदर शिव, मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं ही सिर्फ एक बोल्ड हूँ क्योंकि मैं एडल्ट मूवीज़ एंड ऑल देखता था, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम उस थिक आईब्रोज और बिग आइज के साथ ये डेयर करोगे कि तुम एक होस्ट का एडवांटेज ले सको। तभी हम देखते हैं कि फांक्शु से रिप्लाई करता है और वो बोलता है कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर और यहाँ पे रुकूँ, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो पहले। एंड तभी जाओ हाओ थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि डैम इट, मुझे ऑल आउट चले जाना चाहिए। और फिर वो फीमेल घोस्ट के पास आता है और वो भी उसके थाइस को टच करने का ट्राई करता है। एंड जैसे ही वो उसके थाइस को टच करता है उसे एक सेंसेशन फील होती है, जो कि होती है जब हम किसी भी कोल्ड चीज़ को टच करते हैं। और वो बोलता है कि डैम, ये कितना ज़्यादा आइसी है। और वो टच करके सॉफ्टली टच करके ये सोच रहा होता है कि ये कितना सही है। एंड तभी वो फांगशु से बोलता है कि ब्रदर शिव, मैं इसको लेकर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, कि तुम्हारे बॉडी में कोई चेंजेस फील हो रहे हैं। तभी फांगशु बोलता है कि नहीं। एंड तभी जाओ वो बोलता है कि तब मैं कंटिन्यू करता हूँ इसे टच करना। एंड वहीं पे जो फीमेल डॉक्टर डीमन होती है वो आराम से उस टाइम पे फेफे को खा रही होती है। फिर जावा बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो फर्स्ट टाइम मैं किसी वोमेंस के थाइस को टच करूँगा मेरी ज़िंदगी में वो एक घोष निकलेगी। पर मुझे ये तो बोलना चाहिए कि ये जो लेग्स है ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, ये मेरे लाइफ से भी ज़्यादा बड़े हैं। एंड तभी फांगशु ये सोच रहा होता है जाओ को देख के कि ये जो लड़का है यानी कि जाओ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है एडेप्टेबिलिटी के मामले में। ऑल्दो वो पहले डरा हुआ था लेकिन अब वो जोक मार रहा है, यानी कि इसके अंदर कुछ तो पोटेंशियल है। एंड तभी फिर फांगशु ये बोलता है कि ऑलमोस्ट 1 मिनट हो चुका है, यानी कि हमारे पास सिर्फ और 30 सेकेंड्स बचे हैं इसको टच करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ से फटाफट से भाग जाएंगे ताकि हमारे पास इनफ टाइम रहे कि हम इससे बच सके। तभी साहो बोलता है कि ठीक है। एंड जैसे ही वो 30 सेकेंड्स का टाइमर कंप्लीट होता है वो दोनों फटाफट से वहाँ से भागने के लिए निकलते हैं। एंड उसी दौरान जाहाओ बोलता है कि ब्रदर शिव, तुम श्योर हो कि हम इस घोस्ट को आउटरन कर सकते हैं, यानी कि इस घोस्ट से दूर भाग सकते हैं? क्या तुम पहले यहाँ पे आ चुके हो? तुम इतने ज़्यादा फेमिलियर कैसे हो इन सब चीज़ों को लेके? एंड तभी फांगशु ये सोच रहा होता है, जब मैं एंटर किया था क्विंसंग मेंटल हॉस्पिटल में पहले, तब मैंने अटेंशन भी किया था इसके जनरल लेआउट्स और इसके सारे के सारे रास्तों में जो अंदर ही अंदर इस बिल्डिंग में है। अब हम उन रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे एडवांटेज के लिए, ताकि हम इस फीमेल डॉक्टर घोस्ट से बच सके और भाग सके। एंड जब वो जैसे भाग रहे होते हैं तभी फांगशियो को ये फील होता है कि वो जो फीमेल डॉक्टर घोस्ट है वो ऑलरेडी उनको पेश कर चुकी है एंड वो उनके ऊपर है। एंड तभी फांगशियो बहुत ज़्यादा ब्लैंक आउट होकर ये सोचता है कि क्या मैंने मिसजस्ट कर लिया इसके किलिंग पैटर्न को? हमारे पास एटलीस्ट 2 मिनट होना चाहिए था ताकि हम यहाँ से भाग सके, पर ये हमें इतनी जल्दी पेश कैसे कर ली? वो इतनी जल्दी हमें कैसे कैच कर सकती है? और वैसे भी ली फीफी की जो फ्लैश क्वांटिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 1 सेकेंड, ये क्या है? सिलिकॉन? यानी कि ली फीफी के जो बुक्स थे वो फेक थे। एंड हम देखते हैं कि वो जो फीमेल डॉक्टर घोस्ट होती है वो हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और वो डायरेक्टली हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि फंक्शो पे ही हमला करती है। एंड तभी फंक्शन ये सोच रहा था कि जो ओरिजिनल पैराडाइज है उस पे तो सिलिकॉन ही नहीं है। एंड वो जो चैप्टर है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी कि जो हमारा कैरेक्टर है उसे मार दिया जा चुका है, क्योंकि हमें लास्ट में एक स्ट्राइक इन सेंस एक लाइटनिंग दिखती है, यानी कि वो रिस्पॉन हो जाएगा आगे जाके। तो अगर आपको जानना है कि आगे क्या होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
लाइक करिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड, ताकि हम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट एपिसोड पे काम कर पाए और आपके लिए वो ला पाए। और हाँ, हमें नए नए मांगा या फिर मानवा का रिकमेंडेशन देते रहिएगा, ताकि हम उनके ऊपर भी वीडियो बना पाए। अभी करेंटली हमारे चैनल पे डेमोनिक एवोल्यूशन का भी चल रहा है और साथ ही साथ जॉम्बी वाला भी, तो आप उनको जाके चेकआउट कर लीजिएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो तब तक के लिए बाय बाय।